भूमध्य सागर, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीन महाद्वीपों के बीच बसा एक विशाल, लगभग जमीन से घिरा हुआ समुद्र है। इस अनोखी जगह ने इसे हजारों सालों से संस्कृतियों और सभ्यताओं का चौराहा बना दिया है। इसके शांत पानी और अनुमानित हवाओं ने व्यापार को आसान बनाया, जिससे पूरे इतिहास में वस्तुओं, विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। प्राचीन मिस्र और यूनानियों से लेकर रोमेनों और ऑटोमनों तक भूमध्य सागर ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है, जिससे इतिहास, संस्कृति और विरासत की एक समृद्ध टेपेस्ट्री पीछे छूट गई है। अपने ऐतिहासिक महत्व से परे भूमध्य सागर एक जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। इसकी गर्म जलवायु, विविध आवास और अनोखी भूवैज्ञानिक संरचनाएं पौधों और जानवरों के जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करती है। यह समृद्ध जैव विविधता इस क्षेत्र के आश्चर्यजनक परिदृश्यों के साथ हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करती है, जिससे पर्यटन भूमध्य सागरीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। हालांकि भूमध्य सागर और उसके आसपास के क्षेत्र बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन इस अनोखी पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को खतरे में डालते हैं। इन मुद्दों का समाधान करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमध्य सागर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए स्थायी प्रथाओं को लागू करना महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागर का यूरोपीय तटरेखा पश्चिम में जिब्राल्टर के जलड मरु मध्य से लेकर पूर्व में एजियन सागर तक फैला है। यह विशाल क्षेत्र पायरेनीज और एल्प्स के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से लेकर इटली और ग्रीस के उपजाऊ मैदानों तक विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों को समाहित करता है। स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस सभी में व्यापक भूमध्य सागरीय तटरेखाएं हैं। प्रत्येक देश में अद्वितीय भौगोलिक विशेषताएं हैं। इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित स्पेन और पुर्तगाल पहाड़ों, पठारों और तटीय मैदानों के मिश्रण की विशेषता है। फ्रांस में सुरम्य फ्रेंच रिवेरा है, जो नीस और कांस जैसे अपने ग्लैमरस शहरों के लिए प्रसिद्ध है। इटली अपने प्रतिष्ठित बूट के आकार के प्रायद्वीप के साथ, एपेनिन पर्वत अपनी लंबाई के साथ और उत्तर में उपजाऊ पो घाटी की विशेषता है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए हम बाल्कन प्रायद्वीप का सामना करते हैं, जिसे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस साझा करते हैं। यह क्षेत्र अपने पहाड़ी इलाके की विशेषता है, जिसमें दिनारिक आल्प्स परिदृश्य पर हावी है। क्रोएशियाई तटरेखा विशेष रूप से आकर्षक है। इसके कई द्वीप और क्रिस्टल क्लियर पानी है। ग्रीस अपने प्रतिष्ठित द्वीप समूह और प्राचीन खंडहरों के साथ यूरोपीय भूमध्य सागरीय परिदृश्य को पूरा करता है। भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित लेवेंट, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक पुल बनाता है। तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन जैसे देशों को शामिल करने वाले इस क्षेत्र में एक समृद्ध इतिहास और विविध सांस्कृतिक विरासत है। यूरोप और एशिया दोनों में फैला तुर्की उत्तर में पॉन्टिक पर्वत, दक्षिण में वृषभ पर्वत और बीच में अनातोलियन पठार के साथ एक विविध भूगोल का दावा करता है। इसका भूमध्य सागरीय तटरेखा विशेष रूप से फिरोजा तट अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण में स्थित सीरिया और लेबनान पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा समर्थित एक संकीर्ण तटीय मैदान की विशेषता है। लेबनान विशेष रूप से अपने देवदार के जंगलों के लिए जाना जाता है, जो देश के लचीलेपन का प्रतीक है। भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित इजराइल और फिलिस्तीन भूमध्य सागर के किनारे एक तटरेखा साझा करते हैं। इस क्षेत्र में तटीय मैदानों, पहाड़ियों और दक्षिण में नेगेव रेगिस्तान का मिश्रण है। जॉर्डन नदी, जो दक्षिण में मृत सागर में बहती है, एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है और इसका धार्मिक महत्व है। भूमध्य सागर का उत्तरी अफ्रीकी तट पश्चिम में मोरक्को से लेकर पूर्व में मिस्र तक फैला है। यह क्षेत्र अपने विविध भूगोल की विशेषता है, जिसमें विशाल सहारा रेगिस्तान आंतरिक भाग पर हावी है और भूमध्य सागर की सीमा से लगा एक संकीर्ण उपजाऊ तटीय मैदान है। उत्तरी अफ्रीका के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित मोरक्को एटलस पहाड़ों के साथ प्रभावशाली ऊंचाइयों तक पहुंचने, देश के माध्यम से चलने वाले विविध परिदृश्य का दावा करता है। इसका भूमध्य सागरीय तटरेखा विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र अपने उपजाऊ मैदानों और टैंजियर और फेज जैसे हलचल भरे शहरों के लिए जाना जाता है। पूर्व में मोरक्को की सीमा से लगे अल्जीरिया में एक समान परिदृश्य है, जिसमें टेल एटलस पर्वत तट के समानांतर चल रहे हैं और सहारा रेगिस्तान दक्षिण की ओर फैला हुआ है।
अल्जीरिया के पूर्व में स्थित ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीकी देशों में सबसे छोटा है। इसमें एक विविध भूगोल है, जिसमें एक उपजाऊ तटीय मैदान, उत्तर में एटलस पर्वत और दक्षिण में सहारा रेगिस्तान है। पूर्व में ट्यूनीशिया की सीमा से लगे लीबिया में भूमध्य सागर के किनारे एक संकीर्ण तटीय मैदान के साथ सहारा रेगिस्तान का प्रभुत्व है। अंत में उत्तरी अफ्रीका के सबसे पूर्वी बिंदु पर स्थित मिस्र नील नदी घाटी की विशेषता है, भूमि की एक उपजाऊ पट्टी जिसने सहस्राब्दियों से जीवन का समर्थन किया है, और पश्चिम में विशाल सहारा रेगिस्तान है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। इसकी अनोखी जलवायु और विविध आवास पौधों और जानवरों के जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु, जो गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्के गीले सर्दियों की विशेषता है, ने इस क्षेत्र के वनस्पतियों को आकार दिया है। जैतून के पेड़, सरू के पेड़ और कॉर्क ओक जैसे सदाबहार पेड़ आम हैं, जैसे मेहंदी, थाइम और लैवेंडर जैसे सुगंधित झाड़ियां हैं। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के जंगली फूलों का भी घर है, जो वसंत ऋतु में जीवंत रंगों में खिलते हैं। भूमध्य सागर का जीव जंतु उतना ही विविध है। जंगली सुअर, लोमड़ी और खरगोश जैसे स्तनधारी आम हैं, जबकि भेड़िए और लिंक्स जैसे बड़े शिकारी अधिक दूर दराज के इलाकों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र छिपकलियों, सांपों और कछुओं सहित विभिन्न प्रकार के सरीसृपों का भी घर है। पक्षी जीवन प्रचुर मात्रा में है, जिसमें चील, बाज और प्रवासी पक्षी जैसी प्रजातियां आकाश की शोभा बढ़ाती हैं। भूमध्य सागर स्वयं जीवन से भरपूर है। ट्यूना, सार्डिन और एंकोवी जैसी मछलियां व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि डॉल्फिन, व्हेल और समुद्री कछुए अक्सर इसके पानी में देखे जाते हैं। हालांकि यह समृद्ध जैव विविधता मानवीय गतिविधियों से खतरे में है, जिससे इसके अस्तित्व के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र दुनिया के कुछ सबसे पुराने और सबसे आकर्षक शहरों का घर है। प्राचीन खंडहरों से लेकर आधुनिक महानगरों तक, ये शहरी केंद्र इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य विरासत को दर्शाते हैं। रोम अनंत शहर प्राचीन स्मारकों का खजाना है, जिसमें कोलोसियम, पैंथियन और ट्रेवी फाउंटेन शामिल हैं। पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल एथेंस प्रतिष्ठित एक्रोपोलिस का दावा करता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। दो महाद्वीपों में फैला इस्तांबुल संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन है, जिसका शानदार हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद इसके बीजांटिन और ओटोमन अतीत को दर्शाता है। इन ऐतिहासिक शहरों से परे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आधुनिक महानगर हैं, जो परंपरा को नवीनता के साथ मिलाते हैं। बार्सिलोना स्पेन अपनी एंटोनी गॉडी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सग्राडा फैमिलिया भी शामिल है। मार्सिले फ्रांस एक जीवंत सांस्कृतिक दृश्य वाला एक हलचल भरा बंदरगाह शहर है। टेल अवीव इजराइल, जिसे सिलिकॉन वॉडी के रूप में जाना जाता है, प्रौद्योगिकी और नवाचार का केंद्र है। ये शहर प्राचीन और आधुनिक दोनों हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करते हैं, जो भूमध्य सागरीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे इस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और मानव सरलता की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक झलक पेश करते हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के बावजूद भूमध्य सागरीय क्षेत्र महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना, जलवायु परिवर्तन और अस्थिर पर्यटन इस अनोखी पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को खतरे में डालते हैं। औद्योगिक कचरे, कृषि अपवाह और सीवेज निर्वहन से प्रदूषण भूमध्य सागर के लिए एक गंभीर खतरा है। प्लास्टिक प्रदूषण विशेष रूप से संबंधित है, क्योंकि यह खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाता है, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। अत्यधिक मछली पकड़ने से मछली भंडार समाप्त हो गया है, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को खतरा है। जलवायु परिवर्तन इन चुनौतियों को बढ़ा रहा है। बढ़ता समुद्र स्तर तटीय समुदायों और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा है, जबकि अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरें और सूखा जंगल की आग और मरुस्थलीकरण के जोखिम को बढ़ा रहे हैं। अत्यधिक विकास और संसाधन की कमी जैसी अस्थिर पर्यटन प्रथाएं इस क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण पर और दबाव डालती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने, प्रदूषण को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों को मिलकर काम करना चाहिए। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना,
जिम्मेदार मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने जैसे संरक्षण के प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमध्य सागर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। भूमध्य सागरीय आहार अपने स्वास्थ्य लाभों और पाक प्रसन्नता के लिए मनाया जाता है। इस क्षेत्र की समृद्ध कृषि विरासत का प्रमाण है। खाने का यह तरीका, जिसमें प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां और जैतून का तेल होता है, हृदय रोग, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर के कम जोखिम से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागरीय जलवायु अपने लंबे बढ़ते मौसम और उपजाऊ मिट्टी के साथ ताजी उपज की प्रचुरता के लिए अनुमति देती है। जैतून का तेल, जिसे अक्सर तरल सोना कहा जाता है, भूमध्य सागरीय आहार का एक मुख्य घटक है और इसके स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए बेशकीमती है। भूमध्य सागर में प्रचुर मात्रा में मछली और समुद्री भोजन, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड के उत्कृष्ट स्रोत हैं। अपने पोषण मूल्य से परे, भूमध्य सागरीय आहार जीवन के एक ऐसे तरीके का प्रतीक है जो साझा भोजन, आनंद और ताजी मौसमी सामग्री के लिए प्रशंसा पर जोर देता है। यह इस क्षेत्र की पाक परंपराओं का उत्सव है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा इसका आनंद लिया जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र अपने नाइले पानी लुभावने परिदृश्य, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृतियों के साथ मोहित और प्रेरित करता रहता है। ग्रीस और रोम के प्राचीन खंडहरों से लेकर मोरक्को के हलचल भरे बाजारों और स्पेन के धूप से सराबोर समुद्र तटों तक, भूमध्य सागर यात्रियों के लिए एक संवेदी दावत और एक कालातीत आकर्षण प्रदान करता है जो सीमाओं को पार करता है। इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद भूमध्य सागरीय क्षेत्र लचीलेपन, अनुकूलन और मानव सभ्यता की स्थायी भावना का प्रतीक बना हुआ है। स्थायी प्रथाओं को अपनाकर, इसकी प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा करके और इसकी सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भूमध्य सागर आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध और प्रेरित करता रहे। साइबेरिया नॉर्थ एशिया का एक बहुत बड़ा इलाका, जहां मौसम बहुत बदलता है। बर्फ से ढके मैदान और घने जंगल दिमाग में आते हैं। साइबेरिया जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है। ये यूरल माउंटेन्स से लेके पैसिफिक ओशन तक फैला है। ये पूरा एरिया 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में है। साइबेरिया में लंबी, कड़क सर्दियां और छोटी गर्म गर्मियां होती हैं। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। यहाँ पे ऑयल, गैस, डायमंड्स और गोल्ड बहुत ज्यादा है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, दुनिया की सबसे लंबी रेलवेज में से एक, इस रिमोट रीजन को बाकी रशिया से जोड़ती है। साइबेरिया में ज्यादा लोग नहीं रहते। सदर्न बॉर्डर के सिटीज में लोग ज्यादा हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी साइबेरिया में एक अलग ही अट्रैक्शन है। इसकी ब्यूटी और मिस्ट्री एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स को फैसिनेट करती है। साइबेरिया में अलग अलग इंडिजिनस कल्चर्स हैं। ये कम्युनिटीज सदियों से नेचर के साथ रहते आए हैं। हर ग्रुप की अपनी लैंग्वेज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं। कई इंडिजिनस साइबेरियंस अभी भी शैमनिज्म मानते हैं। वो स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं और नेचर से बातें करते हैं। फोल्क म्यूजिक और डांस उनकी कल्चरल आइडेंटिटी में इंपॉर्टेंट हैं। हार्श क्लाइमेट और आइसोलेशन ने उनके कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाया है। स्टोरी टेलिंग और ओरल ट्रेडिशंस उनकी हिस्ट्री और हेरिटेज को बचाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस के बावजूद कई इंडिजिनस साइबेरियंस अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उनकी रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी ह्यूमन स्पिरिट को दिखाती है। साइबेरिया एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बीआर आच रहा है। परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जिससे मेथेन रिलीज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी आच रही है। डिफॉरेस्टेशन, लॉगिंग और माइनिंग की वजह से एक और बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्लांट्स और एनिमल्स के रहने की जगह के लिए खतरा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, खासकर ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन से पोल्यूशन ह्यूमंस और एनवायरनमेंट दोनों के लिए रिस्की है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और कंजर्वेशन एफर्ट्स साइबेरिया के डेलिकेट इकोसिस्टम को बचाने के लिए जरूरी है। गवर्नमेंट और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन इस यूनिक रीजन के सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए और ज्यादा करने की जरूरत है। साइबेरिया में बहुत तरह के वाइल्ड लाइफ हैं। टाइगा फॉरेस्ट में साइबेरियन टाइगर, ब्राउन बेयर और एल्क जैसे जानवर रहते हैं। टुंड्रा रीजन्स में रेनडियर, आर्कटिक फॉक्सेस और स्नोवी आउल्स रहते हैं। लेक बाइकल
दुनिया की सबसे गहरी लेक में यूनिक फ्रेश वाटर सील रहती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स उनके रहने की जगह को बचाने के लिए बनाए गए हैं। इलीगल हंटिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए एंटी पोचिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा करने के लिए इंपॉर्टेंट है। साइबेरिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना रीजन के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है।